नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। भारतीय कुश्ती संघ विवाद के बीच कांग्रेस सांसद नेता राहुल गांधी झज्जर जिले के छारा गांव में वीरेंद्र आर्य अखाड़े पहुंचे। यहां उन्होंने बजरंग पूनिया समेत पहलवानों से बातचीत की है और बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान लगातार एक्शन लेने की मांग कर रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जब ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह बबलू को फेडरेशन का नया अध्यक्ष चुना गया तो उसके विरोध में साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने तक का फैसला किया। वहीं बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री पीएम आवास के सामने छोड़ दिया और विनेश फोगाट ने अपना अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। बता दें कि पहलवानों से राहुल गांधी की मुलाकात के बाद अब मामले में सियासत तेज हो गई है। तो अचानक आज पहलवानों से मिलने राहुल गांधी पहुंचे, जिससे सियासत तेज हो गई है। लगातार डब्ल्यूएफआई को लेकर विवाद चल रहा है और इसी बीच हरियाणा पहुंच गए हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि इस दौरान बजरंग पूनिया से वो कुश्ती लड़ते हुए नजर आए। बोले अखाड़ा छोड़ सड़कों पर लड़ना पड़े तो आखिर पहलवान कौन बनेगा। राहुल गांधी ने आज ये बयान देते हुए साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक जबरदस्त जुबानी वार किया है। वहीं राहुल गांधी करीब पौने घंटे तक अखाड़े के अंदर मौजूद रहे। उन्होंने नए पहलवानों से डब्ल्यूएफआई रेसलर्स विवाद को लेकर बातचीत की। इसके बाद बजरंग और दीपक पूनिया के कोच वीरेंद्र से भी बात की। राहुल गांधी के दौरे पर बजरंग पूनिया ने कहा कि राहुल अखाड़े में हमारा रूटीन देखने आए थे कि एक खिलाड़ी का जीवन कैसा होता है और यहाँ से वो दिल्ली भी रवाना हो गए। तो राहुल गांधी आज पहलवानों से मुलाकात करने पहुंचे। राजेश यादव ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, वैसे ही रेसलर्स और डब्ल्यूएफआई के बीच लगातार विवाद चल रहा है। इसी बीच राहुल गांधी जिस तरीके से पहलवानों के बीच पहुंचे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश आज राहुल गांधी ने की है पहलवानों के बीच पहुंचकर? जी मुस्कान जी, देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर शोषण शोषण का आरोप लगा था। जो महिला पहलवान थी उन्होंने लगाया था कि हम लोग के साथ शोषण हो रहा है और उसके अलावा उनको हटाकर अब संजय सिंह को भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। उसी को लेकर राहुल गांधी आज हरियाणा के झज्जर में पहुंचे वीरेंद्र आर्य कुश्ती में। तो उन्होंने वहां पे पहलवानों से मुलाकात की। पहलवानों में वहां पर बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ साथ में तमाम अन्य पहलवान वहां मौजूद थे। उनके साथ वहां अखाड़े में उन्होंने मुलाकात की और उनके साथ में वहां पे खाना पीना भी खाया। यहाँ तक आपको बता दूं कि अभी आपने देखा था कि साक्षी मलिक ने अपना क्या कहते हैं कि इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी, जो उनको अवार्ड मिला था सरकार के द्वारा, वो उसको वापस करने जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जब प्रधानमंत्री पहलवानों के साथ फोटो खिंचाना होता है तो वो सामने आते हैं, और जब उनके ऊपर शोषण का आरोप उन लोगों ने लगाया था ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, तब वह न तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा आया, न तो प्रधानमंत्री आए। तो इस तरह के आरोप जो लगा रहे थे वहां के खिलाड़ियों ने, उसी के साथ में उन लोग का साथ देने के लिए आज कांग्रेस के राहुल गांधी जी झज्जर के हरियाणा में पहुंचे हुए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए, एक बड़ा सियासी दाव यहां से कांग्रेस ने चलने का प्रयास किया है। पहलवानों के अखाड़ों से आज राहुल गांधी ने, राजेश, किस तरीके का सियासी संदेश देने का प्रयास किया है और उनके इस दौरे के बाद से जिस तरीके से वो पहलवानों के बीच पहुंचे हैं, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है? देखिए मुस्कान जी, अभी जो राहुल गांधी ने जो वहां पर आज जाकर पहलवानों से मिले हैं, उससे एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में जाट समुदाय बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है वहां पर। तो राहुल गांधी जी का मिलना, वहां पर पहलवानों से मिलना, इस जाट समुदाय के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक हरियाणा से एक खतरे की घंटी दिख रही है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा सियासी रूप आगे चलकर धारण करेगा। बिल्कुल राजेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जाट समुदाय को साथ लाने के लिए लगातार राहुल गांधी का ये जो एक्शन है ये देखने को मिला है। इसी कड़ी में अगर हम यूपी पर आ जाएं तो यूपी में भी जाट वोटर्स को साधने के लिए पश्चिमी यूपी से कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा देखने को मिल रही है। क्या राहुल गांधी का झज्जर दौरा
पश्चिमी यूपी में भी वोटर्स को साधने का काम करेगा यूपी में? जी 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 मुस्कान जी, देखिए जहाँ तक जाट समुदाय की बात है तो हरियाणा को लेकर पश्चिम यूपी में भी जाटों की संख्या अधिक है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले जाट को लेकर एक बहुत बड़ी सियासत हो रही थी, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का यह दौरा उस सियासत को लेकर आने वाले आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी उपलब्धि बनकर निकलेगा। क्योंकि पश्चिम यूपी में अब जाटों की संख्या बहुत ज्यादा है, अधिक है। तो हमें लगता है कि पश्चिम यूपी में भी उसका बहुत खासा असर देखने को मिलेगा आने वाले लेकिन दो देखिए राजेश, मुश्किलें यहाँ कम नहीं होती है, क्योंकि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ के मिमिक्री का मुद्दा लिए लगातार बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है, विपक्षी दलों पर हमलावर है, तो वहीं यूपी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी यूपी में जो जाट समुदाय है उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के बहिष्कार की बात की है। तो क्या उसको बैलेंस करने की आज ये जो दौरा है ये माना जाए कि जाटों को बैलेंस करने के लिए आज राहुल गांधी पहलवानों के बीच पहुंचे? जहाँ तक बैलेंस करने की बात है तो बिल्कुल बात सही है कि राहुल गांधी का दौरा ये जाट समुदाय को बैलेंस करने का ही है। और बैलेंस के साथ साथ में आने वाले 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है उसमें मुझे लगता है कि जाट समुदाय एक बिल्कुल कांग्रेस के साथ में खड़ी हुई नजर आएगी, इसलिए कि अभी जब महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगाया था कि बीजेपी कहीं न कहीं बीजेपी उनके साथ खड़ी नहीं थी, तो उसके उन लोग के साथ में कांग्रेस खड़ी हुई नजर आई और आज भी कांग्रेस उनके साथ में खड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि इसी को लेकर जाट समुदाय लगभग एकजुट होने वाला है 2024 के चुनाव में, जो कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 भारत में भी तेजी से फैलने लगा है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 महिलाओं समेत 3 लोगों में बीते 24 घंटे में कोरोना की पुष्टि हुई है। आलमबाग, निशादगंज और जानकीपुरम में कोरोना के केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। बता दें कि देश में अब तक इससे संक्रमित 83 मरीज मिल चुके हैं और JN1 की सबसे ज्यादा मार गुजरात पर पड़ रही है, जहां इसके 34 केस मिले हैं। वहीं गुजरात के अलावा गोवा में 18, कर्नाटक से 7, महाराष्ट्र से 7 के साथ ही केरल और राजस्थान से 5-5 केस भी कोरोना के नए वेरिएंट के अब देखने को मिल रहे हैं। तो JN वेरिएंट लगातार तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, लोगों को अलर्ट रहने को भी कहा है। और अगर हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ बीते 24 घंटे में JN1 वेरिएंट के 3 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक तो दे दी है और इसके साथ ही अब ये तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन WHO की तरफ से कहा गया है कि ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है JN1, ये वैक्सीनेटेड लोगों पर कारगर है, यानी कि उन पर बहुत असर इस वेरिएंट का नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगातार ये सलाह दी जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और साथ ही साथ कोरोना की वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है वो भी कोरोना की वैक्सीन लगा ले, ताकि इस वेरिएंट का असर देखने को ना मिले। ओवैस ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए यूपी में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 3 नए मरीज मिल चुके हैं। तीनों की हालत कैसी है? क्या इन तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है? जी देखिए मुस्कान, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ के अंदर 3 कोरोना के जो नए मरीज मिले हैं, स्वास्थ्य विभाग ने हड़कंप किया है। मैं आपको बता दूं, जानकीपुरम थाना क्षेत्र और जो दूसरे जगह हैं उनमें जो है कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इस तरीके से तो जानकीपुरम हुआ, आपका निशादगंज हुआ और एक और जहाँ पे 3 मरीज मिले हैं, जिसमें 2 पुरुष 1 महिलाएं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना का जो वेरिएंट है, अगर मैं हम बात करें तो इसके अंदर कोरोना वेरिएंट जो दूसरा है ये सब वेरिएंट है और इसके अंदर जो है अभी 2 मरीज मिले हैं और इसमें अलर्ट रहने की जो बात कही जा रही है इससे। जी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ओवैस, लगातार कोरोना के मरीजों का ग्राफ तो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी करी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये बात
कोई कोरोना का मरीज मिलता है तो उसकी जांच कराए, आरटीपीसीआर कराएं और उसको आइसोलेट होने की बात कही गई है। अभी जो 3 नए मरीज मिले हैं मुस्कान, उसको उनको भी आइसोलेट किया गया है, उनको घर के अंदर आइसोलेशन में रखा गया है और ये जो दूसरे और लोगों पे ये संक्रमित ना हो, इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें जो साफ तौर पे ये कहा गया है कि अगर खांसी या सांस लेने में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत जो है जाएं और जांच कराएं, इसकी आरटीपीसीआर जांच कराएं और जांच कराने के बाद आइसोलेट हों और उनके पूरे परिवार को किससे किससे लोग मिले हैं, किससे संपर्क में आए हैं, उनको भी आइसोलेशन की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कोरोना जो अभी सब वेरिएंट है, इसके अंदर जो अभी 3 मरीज आए हैं लखनऊ के अंदर, अभी हाल ही में जो अन्य राज्यों में नोएडा और गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ और अभी 3 लखनऊ में और जो नए मरीज आए हैं उसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। और जो तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से आप इससे बचें, क्योंकि ये कोरोना जो है ये संक्रमित बहुत तेजी से होगा। भले इसके अंदर जो है पहले वाले कोरोना से कम प्रभावित है, लेकिन ये संक्रमित बहुत होगा। तो इस तरीके से ये कोरोना जो वेरिएंट है अभी ये सब वेरिएंट है और इसके अंदर बचने की बहुत आवश्यकता है मुस्कान जी। बिल्कुल ठीक है। देखिए वैसे तो लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, लेकिन आगामी कुछ दिनों में देखिए एक बड़ा त्योहार के तौर पर हर साल न्यू ईयर को मनाया जाता है। लोगों से क्या अपील की जा रही है लगातार और लोगों को किस तरीके से सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में तो धारा 144 भी लागू है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में क्रिसमस के बाद और जो आने वाला न्यू ईयर है यानी 31 की जो नाइट है उसमें लोग जश्न मनाते हैं, उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी, धारा 144 भी लागू की गई थी। दरअसल धारा 144 इसीलिए लागू की गई है ताकि लोग जो हैं वो इकट्ठा ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई किसी तरीके का वाद विवाद लड़ाई झगड़ा कोई चीजें ना उत्पन्न हो। रही बात अगर हम कोरोना की बात करें तो देखिए मुस्कान, भीड़ इकट्ठा होगी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, भीड़ जरूर इकट्ठा होगी। जनता को इस बात का सोचना पड़ेगा मुस्कान कि अगर कहीं पे ये वेरिएंट संक्रमित हो गया तो एक साथ भीड़ में कई लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं। इसी को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है इसी ने इस बात की बात कही है कि अगर आप भीड़ में जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और दूसरी चीज ये कि अपने आप को बचाव करें, क्योंकि हमें खुद अपने आप का बचाव करना है। स्वास्थ्य विभाग निर्देश देगा, सारी चीजें करेगा, लेकिन हमको खुद भी इस बात को सोचना है कि ये बीमारी जो है ये लोगों तक फैले ना, क्योंकि अभी 3 नए मरीज आ गए हैं, इससे पहले भी मरीज आए हैं, एक की मौत भी हुई है। पूरे देश की अगर हम बात करें मुस्कान तो 265 मरीजों की बात आई थी सामने निकलकर। अब ये 3 मरीज लखनऊ के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, लखनऊ के अंदर जो 3 मरीज आए इनको अगर जो बचना है, अगर इनसे जो कोरोना है ये सब वेरिएंट है, इससे अगर बचना है तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ भी धोना पड़ेंगे, बार बार सैनिटाइजर भी लगाना पड़ेगा, मास्क का भी उपयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद उवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को आपराधिक केस में आरोपी या सजायाफ्ता किसी भी व्यक्ति को वकालत का लाइसेंस देने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बार काउंसिल आवेदन फॉर्म में ही दर्ज अपराध के खुलासे की प्रक्रिया अपनाए और लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस से रिपोर्ट ली जाए। तथ्य छिपाकर लाइसेंस लेने का खुलासा होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाए। और बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश 14 आपराधिक केसों का इतिहास और 4 केस में सजायाफ्ता विपक्षी को वकालत का लाइसेंस देने के खिलाफ शिकायत पर बार काउंसिल द्वारा निर्णय लेने में देरी को देखते हुए दिया गया है। तो यूपी बार काउंसिल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि आरोपी को वकालत का लाइसेंस किसी भी तरीके से ना दिया जाए और वकालत का लाइसेंस देने पर रोक लगाए जाने की बड़ी बात इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कही गई और ये निर्देश यूपी बार काउंसिल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए हैं, जिससे कि पारदर्शिता आ जाए, ताकि अगर कार्रवाई हो तो उसमें पारदर्शिता। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि वकालत का लाइसेंस जिन्हें भी दिया जाए शुरुआती प्रक्रिया में ही उसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी जांचा जाए और साथ ही पुलिस की सहायता ली जाए।
तो वकालत का लाइसेंस किसी भी अपराधी को ना मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है ताकि जो न्याय प्रक्रिया है वो बिल्कुल साफ स्वच्छ रहे, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है। साथ ही साथ कहा गया है कि जो प्रक्रिया है उसका पालन शुरू में ही किया जाए, पुलिस की मदद ली जाए ताकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को इसका लाइसेंस ना मिले जो किसी अपराध में संलिप्त हो या फिर सजा याफ्ता हो। प्रयागराज से रवि पाठक ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, आरोपी को नहीं मिलेगा वकालत का लाइसेंस, ये आज बड़ी बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कही गई है। इस फैसले के बाद से किस तरीके से पारदर्शिता आएगी? देखिए, ये बहुत सराहनीय निर्णय रहा है हाई कोर्ट का। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह निर्णय इसलिए सराहनीय है कि अधिकांश वकील जिनको वकालत एक्ट, कानून और बहस भी करना नहीं आता, वो भी काली कोट पहन करके शहरों में भूमाफिया बन के घूम रहे हैं, जिसकी कई शिकायतें बार काउंसिल को ऑलरेडी की जा चुकी थी, लेकिन उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि बार काउंसिल के अध्यक्ष और सचिव का भी चुनाव वकील ही करते हैं, तो वो उनके वोटर होते हैं, तो वो टालते हैं, इस नाते कार्रवाई हो नहीं पाती। और इसका फायदा उठा रहे हैं लोग, निजी कॉलेजों में मनमाना पैसा दे करके डिग्री लेते हैं, फिर बार काउंसिल से लाइसेंस लेते हैं, फिर वो अपने आपराधिक कृत्य को छिपाकर भूमाफिया से लेकर के हत्या तक के अभियुक्त के वकील हैं। इस पर हाई कोर्ट का यह निर्णय बहुत ही जनता को राहत देगा। यही कारण है जो प्रयागराज हो, चंदौली हो, बनारस हो, मिर्जापुर हो, जो वकीलों की गुंडागर्दी की बात आती है वो इसीलिए आती है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को डिग्री मिल गई, लाइसेंस मिल गया और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते। वो उस काली कोर्ट की आड़ में भूमाफिया सहित तमाम आपराधिक कृत्य को अंजाम देते हैं। पुलिस वकील साहब समझ के बोलती नहीं है और इनके आंदोलनों से डरती है। कि एक सराहनीय कदम जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से उठाया गया है, इससे कहीं ना कहीं अपराधी जो न्याय दिलाने का काम करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ये फैसला है, इस पर वकीलों की प्रतिक्रिया क्या देखने को मिली है? जो प्रैक्टिशनर असली वकील हैं वो बहुत खुश हैं, सिर्फ फर्जी वकील नाराज हैं। उनका ये मानना है कि हम लोगों के पास समय ही नहीं है, मुकदमा लो, अध्ययन करो, समय पर बहस करो, तो उनका ये कहना है कि इससे अराजकता खत्म होगी, हम सही लोग भी जायज ठहराए जाएंगे, कम से कम वकालत के नाम पे मकान कब्जा तो नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिशनर वकील जितने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो सब इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं। और ये देखिए रवि, जिस तरीके से अब ये तो आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन ये आदेश अमल में कब से लाया जाएगा? अमल में तो तत्काल ही बार काउंसिल को लाना चाहिए कहा गया है। अच्छा, आज से कई वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस पे बोल चुका था कि वकीलों की गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन कोई नियम नहीं बना। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए कानपुर के बिठूर में बने कृष्णा मेडिकल सेंटर, राजा नर्सिंग होम और बिठूर सिटी हॉस्पिटल बिना मानक के धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। जबकि कृष्णा मेडिकल सेंटर, राजा नर्सिंग होम में अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और आपको बताते चले कि कृष्णा मेडिकल सेंटर में मरीजों की जांच स्वाति डायग्नोस्टिक्स के नाम से एक पैथोलॉजी भी खोल रखी है, जिसमें जांच के नाम पर साधारण मरीज को भयंकर बीमारी दिखा दी जाती है, जिसके बाद कृष्णा मेडिकल सेंटर मरीज को फर्जी बीमारी बताकर अपने अस्पताल में हफ्तों तक भर्ती रखते हैं और फर्जी की दवाइयां चलाकर उन मरीजों से लाखों रुपए की वसूली करते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग का हाल बेहाल कानपुर में नजर आए हैं, क्योंकि धड़ल्ले से 3 ऐसे अस्पताल हैं जो बिना मानकों के संचालित हो रहे हैं। न सिर्फ 3 बल्कि कई ऐसे अस्पताल हैं जिनका ना तो रजिस्ट्रेशन है, वो संचालित हो रहे हैं। मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, वहीं लोगों को गंभीर बीमारियां बताकर उन्हें अस्पताल में भर्ती तक करा लिया जाता है और इसके साथ ही उनसे लाखों रुपए की वसूली की जाती है गंभीर बीमारी का नाम दिखा के। बिठूर सिटी हॉस्पिटल के साथ ही कृष्णा मेडिकल सेंटर समेत तमाम कई ऐसे अस्पताल हैं जो मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों का ध्यान इसकी तरफ नहीं जा रहा है। वो धड़ल्ले से इन अस्पताल जो संचालित हो रहे हैं उस पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं। तो सूबे के
उप मुख्यमंत्री और साथ ही स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी संभालने वाले ब्रजेश पाठक लगातार सक्रिय हैं, अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके निर्देश जो लगातार दिए जाते हैं, जिम्मेदारान अधिकारी उस पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं, जिसकी पोल खोलती हुई ये खबर और ये तस्वीरें कानपुर से सामने आई है। आपके द्वारा जो सूचना मुझे प्राप्त हो रही है, इसके संबंध में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीमें सक्रिय हैं, जहां भी इस तरह खबर मिलती है या तो कोई पब्लिक का आदमी अगर शिकायत करता है तो भी वहां कार्रवाई होती है, और आपके द्वारा सूचना मिली है तो वहां पे कार्रवाई होगी। टीमें हमारी जाएंगी और अगर ऐसी कोई चीज़ें चलती हुई पाई जाएंगी जो अनाधिकृत रूप से चल रही हैं तो इन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें इसको सील करने से लेकर के FIR करने तक शामिल है। तो देखिए, साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि ऐसी सूचनाएं लगातार मिल रही हैं, इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई कब की जाएगी। आखिर कब तक उद्योग नगरी कानपुर में मरीजों की जान से खिलवाड़ होता रहेगा और कब तक स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद कर बैठे रहेंगे और ऐसे अस्पताल लोगों से लाखों रुपए की वसूली करते रहेंगे, उनको दवाइयां खिलाते हुए उनकी जान से खिलवाड़ करते रहेंगे। ये सवाल बड़ा है क्योंकि कानपुर में कई ऐसे अस्पताल हैं जिनका ना तो रजिस्ट्रेशन है और जो बिना मानकों के धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, जहां पर मरीज भी बड़ी संख्या में भर्ती होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतों का दौर जारी है, पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। आशीष कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, कानपुर में स्वास्थ्य विभाग एकदम बेहाल नजर आ रहा है क्योंकि बिना मानकों के, बिना रजिस्ट्रेशन के जो अवैध अस्पताल है वो धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। आखिर इन पर नकेल कब कस जाएगी? जिम्मेदार अधिकारी ऐसी शिकायतों पर क्या कुछ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, मैं बता दूं आपसे कि जिस तरीके से यहाँ पर ये काम में सैकड़ों की तादाद में बिना मानक के हॉस्पिटल चल रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल चल रहे हैं, और उन्हीं हॉस्पिटलों में जो मेडिकल स्टोर भी खोल रखे हैं वो भी बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। इससे कई बार जो यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो CMO हैं, जो एडिशनल CMO है, उनसे शिकायत की गई है, उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ पर आपको बता दें कि बिठूर में कई ऐसे हॉस्पिटल है, जैसे बिठूर सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर तो नर्सिंग स्टाफ के नाम पर एक भी वहाँ पर नर्स नहीं है, जो डॉक्टर मौके पे मौजूद नहीं रहते हैं, और कई बार जो है देखा गया है कि वहाँ पर जो मरीज जाते हैं उनका इलाज भी एक जो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट है उसके द्वारा किया जाता है। वहीं पे आप बात करते हैं कि दूसरा एक हॉस्पिटल है कृष्णा मेडिकल केयर करके, उस हॉस्पिटल में जो यहाँ पर जांचें होती हैं वो जांच की जो शॉप वो भी उसी हॉस्पिटल के द्वारा खोल गया है, और वहाँ पर जो जांच कराई जाती है तो इस हिसाब से जांच कराते हैं कि मरीज को जो नॉर्मल मरीज होता है उसको भी बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारी दिखा करके उसका महीनों अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और उससे लाखों रुपए की वसूली भी की जाती है। जी लेकिन देखिए आशीष, अगर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं तो फिर आखिर जो CMO है, जो CMS है, वो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह बताई गई इतने बड़े लापरवाही की? ये देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो CMO एडिशनल CMO है तो उनको कहीं ना कहीं इन हॉस्पिटलों से जाहिर है कोई मोटी रकम का हिस्सा भी पहुंचता होगा। यही कारण है कि अभी तक ये जो भी जिम्मेदार अधिकारी है ऐसे हॉस्पिटलों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। याद कि आपको बता दें कि जो सिक्कों की खनक कही जाती है, सिक्कों की खनक ऐसी इन अधिकारियों के जो CMO एडिशनल CMO है, इनके कानों में सिक्के की खनक इतनी गूंज गई है कि उनको किसी भी मरीज की कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती है। जी देखिए आशीष, जब आपने CMO से बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले पर कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, तो उनकी तरफ से क्या बयान दिए गए या फिर वो आपके कैमरे से भागते हुए नजर आए? देखिए, जब मैंने CMO से इस बारे में जानकारी की और उनसे जब बताया कि मैंने यहाँ पर जो है कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जैसे कृष्णा मेडिकल केयर है और बिठूर सिटी हॉस्पिटल है, राजा नर्सिंग होम है, तो इन हॉस्पिटलों में अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ना है, बिना मानक के ये हॉस्पिटल धकाड़े से चल रहे हैं। यहाँ पर कई मरीजों का इलाज हो रहा है, यहाँ तक कि डेंगू के मरीजों का भी यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। और इसके लिए मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने साफ बता दिया कि इसके लिए आप लिखा पढ़ी में शिकायत करें, जबकि मैंने कहा कि इस पर मेरे चैनल से खबरें भी चल रही हैं, उस पर भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तब भी उनका CMO का यही कहना था, आलोक रंजन का यही कहना था कि आप लिखित में उसकी शिकायत दीजिए। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो कानपुर के CMO है और एडिशनल CMO है, इनकी मिली भगत है। जी बिल्कुल साफ तौर पर अगर अधिकारी खबर चलने के बावजूद भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप लिखित में एक्शन दीजिए, तो वाकई वहां के मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनकी सुनवाई करने वाला वहां कोई नहीं है। धन्यवाद आशीष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।